तो देखिए झारखंड के इतिहास जो चौथा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का जो अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है जी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि चैप्टर, ठीक है, हम लोग उस चैप्टर का हेडिंग है कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, यही इसका हेडिंग है, ठीक ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्वेश्चन आपको बनेगा कि जनजातीय विद्रोह में थोड़ा अगर कितना हूं हम देखें तो इसे एक लाइन थोड़ा समझना है। राष्ट्रवादी संघर्ष का मतलब ये मत समझिएगा कि इंडिया नेशनल मूवमेंट में झारखंड का रोल क्या है। राष्ट्रवादी संघर्ष का मतलब यहां वो नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग को आगे पढ़ना है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड की भूमिका क्या थी। यहां राष्ट्रवादी संघर्ष का मतलब यह हुआ कि झारखंड में जिन ट्राइबलों के द्वारा रिवोल्ट किया गया, उन ट्राइबलों के द्वारा अबुआ राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया। अबुआ राज्य मतलब अपना राज्य, जो सत्य पर आधारित राज्य है। तो राष्ट्रवादी चेतना का अभिप्राय यहां उसी से लेकर के देना है। मतलब इनके जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन के केंद्र में ये बातें नहीं थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करके भारत को आजाद कराना है, बल्कि इनके चेतना के केंद्र में क्या था, इन चेतना के केंद्र में था, जो मौलिक रूप से जो बातें हम लोगों ने की, सो वह था कि हम लोगों को अपने क्षेत्र से बाहरियों को भगा करके अपना राज कायम करना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अबुआ राज। दीपुओं को मार भगाओ, अबुआ राज स्थापित करो। इसी संघर्ष का स्लोगन यही हुआ था किसी में भी। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जाएं तो हमें यहां 3 प्रश्न आपको पढ़ना चाहिए। पहला प्रश्न हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के कारण एवं स्वरूप बतलाएं। पहला पॉइंट, कारण एवं स्वरूप बतलाएं। दूसरा क्वेश्चन, चूंकि आगे के सिलेबस में ऑलरेडी बिरसा आंदोलन और टाना भगत आंदोलन है, तो इसमें 2 रिवोल्ट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक कोल विद्रोह, ठीक है, और एक संथाल विद्रोह। यानी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जनजातीय विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए, और दूसरा जो चीजें हैं वो है कि कोल विद्रोह और साथ में संथाल विद्रोह, इनके ऊपर आपको रोशनी डालनी चाहिए। यही इस सब्जेक्ट का मूल है। सबसे पहला क्वेश्चन तो वहीं से शुरू होगा कि तब हम लोग इसके अगर प्रश्न की श्रेणी में आए जी, तो प्रथम प्रश्न हम लोगों का है कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के कारण एवं स्वरूप का विश्लेषण करें। राइट। अब इस क्वेश्चन को पूर्ण करने के लिए जब हम उत्तर लिखने के लिए जाएंगे तो हमें पैराग्राफ क्या सेट करना है। तो इसका पैराग्राफ जब हम लोग सेट करने के लिए आएंगे तो हमारे पास कुछ और बिंदु आएंगे, ठीक ना। और वो क्या होंगे, देखो हम बाकी विश्लेषण कर दे रहे हैं, सब याद हो जाएगा, दिमाग में बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि हमने इसे पीटी में भी बड़ा मजे से लेके पढ़ाया है आपको। लेकिन मेंस में इसको लिखने में क्या दिक्कत आएगी, ये आगे समझिएगा और देखिएगा कि मेंस के उत्तर को कैसे हम लोग ज्यादा बलवान, हृष्ट पुष्ट और अंकदायी, ठीक है, फलदायी तो नहीं कहेंगे, अंकदायी बना सकते हैं, उसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट का जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए हमें 8 कारण हैं। जनजातीय विद्रोह होने के पीछे कितने कारण हैं जी, 8 कारण है। पहला कारण है अंग्रेजों ने झारखंड में आने के बाद भू राजस्व व्यवस्था में बदलाव किया, ठीक। दूसरा, अंग्रेजों ने परंपरागत शासन व्यवस्था को समाप्त किया। तीसरा, समाज में दीकू नामक एक शोषणकारी वर्ग का उदय हुआ। चौथा, वन कानूनों द्वारा आदिवासियों के जंगल और जंगल उत्पाद के उपभोग से वंचित कर दिया गया। पांचवा, ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्मांतरण की शुरुआत की गई। छठा, बैठ बिगाड़ी एवं बंधुआ मजदूरी का आरंभ किया गया। सातवां, यौन अत्याचार के मामले अंतकाल में बढ़ने लगे। और 8वां, स्थानीय राजवंशों में सत्ता का हस्तांतरण एवं परिवर्तन किया गया। लेकिन मजेदार बात क्या है, जब हम आपके उत्तर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले में 8वां पॉइंट से करेंगे। एक गलती से नीचे चला गया है, इसकी किस्मत आज ठीक नहीं थी, इसे पहले पॉइंट में रहना चाहिए था, लेकिन ये 8वें पॉइंट में चला गया है। लेकिन हम इसे पहला पॉइंट बनाएंगे और कैसे लिखेंगे थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए और अपने आप को
मोटिवेट कर लीजिए। अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते 1767 में झारखंड में घुसे। अब जेपीएससी की तरफ मत झांकिए, हकीकत जो है सो हम बोलेंगे ही। वो खाता न बही जेपीएससी सही, उस सिद्धांत के ऊपर काहे के लिए जो आप लोगों ने स्लोगन दिया है नहीं जाना है। 1767 में अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते झारखंड में एंट्री लेते हैं। जब यहां पर एंट्री लेते हैं तो क्या करेंगे, कहते हैं फर्ग्यूसन, रफसेज, चार्ल्स विलिकिंस, कर्नल रिचर्ड, वे अंग्रेज अधिकारी थे जिन लोगों ने जगन्नाथ ढाल हो कोल्हान क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को जीता और अपने अधीन कर लिया। ठीक, सबसे बड़ा परिवर्तन जगन्नाथ ढाल को ढाल वंश से हटा करके उनके जगह पर नीमू ढाल को राजा बनाया गया। इसके बाद दूसरा एंट्री जो अंग्रेजों की हुई वो पलामू के रास्ते से हुई। वह 1770 में हुआ जब जैकब कैमक ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बना दिया। वहां से वो आगे बढ़ा तो सतबरवा में उसे नागवंशी राजा द्रपनाथ शाह से मुलाकात हुई। ठीक है, और द्रपनाथ शाह से जब उसकी मुलाकात हुई तो सतबरवा की संधि हुई और संधि के कारण नागवंश से उसका कोई युद्ध नहीं हुआ। आगे बढ़ा तो रामगढ़ रियासत थी, उसने रामगढ़ रियासत में मुकुंद सिंह को हटा करके उनकी जगह तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। और क्या हुआ, इन हजारीबाग का क्षेत्र भी उसने जीता और इन सभी क्षेत्रों को रामगढ़ प्रशासन के अधीन लाकर कंपनी के अधीन कर दिया। यानी कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो कोल्हान वाले बेल्ट में तो कई अधिकारी लगे, फर्ग्यूसन लगे, रफसेज लगे, कर्नल रिचर्ड लगे, विलिकिंस लगे, लेकिन बाकी इधर का काम एक ही अधिकारी ने कर दिया और वह काम था जैकब कैमक। इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी, मंशा थी कि जगन्नाथ ढाल को हटा करके नीमू ढाल को राजा बनाएंगे तो पहले जगन्नाथ ढाल 4000 लगान देते होंगे तो नीमू ढाल से 5500 लेंगे, अपना अधिक से अधिक कमाई करेंगे। यही चीजें उन्होंने क्या की, गोपाल राय पर भी दुगना लगान बढ़ाया, द्रपनाथ शाह से भी 12000 वार्षिक लगान वसूली और तेज सिंह से भी लगान बढ़ाया। यानी पहले चरण में अंग्रेजों ने साफ साफ देखा झारखंड को जीतना है लेकिन अपने कब्जे में नहीं लेना है, वहीं के राजा को हटा के उनके भाई को गद्दी पर बिठाना है और डबल लगान की वसूली करना है और धन अर्जन करके कंपनी साम्राज्य को आर्थिक रूप से तंदुरुस्त एवं मजबूत करना है। तो अंग्रेजों के इस क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप क्या हुआ जी, पलामू में चेरो विद्रोह हुआ। ठीक है, चित्रजीत राय के नेतृत्व में हुआ, भोक्ता विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व जयनाथ सिंह ने किया, मुकुंद सिंह का विद्रोह हुआ, इसके अलावा रामगढ़ में घटवालों का विद्रोह हुआ, उधर सिंहभूम में रोरो का युद्ध लड़ा गया, हो जनजातियों ने विद्रोह किया। तो सभी क्षेत्रों में विद्रोह हुए। तो जनजातीय विद्रोह का पहला प्रथम सबसे मजबूत कारण था देशी रियासतों में बैठे हुए शासकों को पदों से हटाकर उनके हितैषियों को गद्दी पर बिठाकर अधिकतम लगान वसूली की मनोकामना को पूर्ण करना। क्लियर? एकदम स्प्राइट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो आइसक्रीम से काम चला लीजिए। आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट जिसको हम लोग चर्चा करेंगे वो है परंपरागत शासन व्यवस्था का अभाव। दूसरा पॉइंट में इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि झारखंड में जब से ट्राइबल समाज था उसकी एक अपनी सिस्टम थी। मुंडाओं का आगमन हुआ, मुंडाओं ने गांव बसाए, गांव में मुंडा की नियुक्ति हुई, बाद में बड़ी प्रशासनिक इकाई बनी मानकी। तो झारखंड के ट्राइबल में मुंडा मानकी सेटलमेंट, ढोकलो सोहर सेटलमेंट, माझी परगनैत व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था जैसी स्थानीय शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया जी, अंग्रेज जब इंडिया को विजित कर लिए तो उन लोगों ने भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को लागू किया। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं। उसने सबसे पहले तो भारत बनाया, भारत को प्रांतों में तोड़ा, प्रोविंसेस बनाए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको हम लोग यूपी बोलते हैं, मिडिल प्रोविंसेस, इस तरीके के राज्यों का गठन किए। इन राज्यों को चलाने के लिए उन्हें जिलों में बांटा और प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई जो सभी अधिकारों का स्वामी था। कलेक्टर के नीचे प्रत्येक 10 मील के डिस्टेंस पर एक थाना खोला गया, थाना प्रणाली का जन्म हुआ।
बाद में घरेलू झगड़े, संपत्ति के झगड़े, जमीन के झगड़े, विवादों को निपटाने के लिए कोर्ट कचहरी खोले गए। जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस बल को तंत्र का सपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया। कुल मिलाजुला करके इससे क्या हुआ कि आदिवासियों की परंपरागत शासन व्यवस्था समय के साथ छिन्न भिन्न हो गई। क्यों? क्योंकि मुंडा और मानकी करते क्या थे? घरेलू विवाद का समाधान करते थे। अब उनके निर्णय का कोई कीमत नहीं था, तो स्वाभाविक था कि ऐसी संस्थाएं अप्रासंगिक हो जाएंगी, अनयूजुअल हो जाएंगी और उनका उपयोग दुनिया में घट जाएगा। ऐसा हुआ भी, कोई उसमें बड़े बदलाव हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आदिवासियों की परंपरागत शासन व्यवस्था इसलिए खत्म हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक प्रशासनिक सिस्टम की नींव रखी, जिसमें देश, राज्य, जिला, थाना जैसी इकाइयां थी। प्रत्येक चरण पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई, सैनिकों को अपॉइंटमेंट किया गया और इन सबके जरिए क्या प्रयास किया गया? इन सबके जरिए प्रयास किया गया कि हम लोग सिस्टम को अपने हाथ में कंट्रोल कर लें। वे कर भी लिए। आगे चल करके आईपीसी और सीपीसी की जो धाराएं थी वे देश भर में लागू हुई। हम लोग जानते हैं कि इसके लिए लॉर्ड मैकाले ने बड़ा बेहतरीन काम किया भारत में। तो कहने का अर्थ यह था कि आदिवासियों के परंपरागत शासन व्यवस्था इसलिए नष्ट हुए क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक एकता का निरूपण किया। अगर वो प्रशासनिक एकता नहीं आती तो शायद ये सिस्टम भी नहीं आते। तो दूसरा भाग जो हम आपके साथ चर्चा किए, अब यहीं पर तीसरा का भी आपको मिल गया कि समाज के भीतर देखो, बंगाल लोग से चल के जमींदार, ठीक, जमींदारों को प्रोटेक्शन देने के लिए जिला में आए कलेक्टर, प्रत्येक जिला में खुला कोर्ट कचहरी, कचहरी में बैठे वकील काले काले कोट पहन करके, और कोर्ट कचहरी और सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बना थाना, और इन सब के बीच में लेन देन करने के लिए आए कौन? साहूकार। और कौन आए? मारवाड़ी। ये लोग आए और इन सब ने मिलकर एक अच्छा फ्यूजन बनाया कि थोड़ा हम लूटेंगे सनम, थोड़ा तू लूट ले सनम, हम सब सनम बारी बारी से लूटते रहेंगे। हम केस करेंगे, मेरा भाई लड़ेगा, मेरा चाचू जो है लगान वसूलेगा, और मेरा जो नीचे वाला भतीजा है पुलिस, वो उसे पकड़ करके हम लोगों के बीच में धमका धमका के लाते रहेगा। इस पूरी यूनिट को ही एक साथ कहा गया दिक्कू। तो दिक्कुओं के नामक शोषणकारी वर्ग ने आदिवासियों के डेली टू डेली लाइफ को इंगेज कर दिया। अभी तो कहर कम गिरा था, आगे देखिए और क्या होता है। कहते हैं कि अब इन दोनों के बाद हम भू राजस्व व्यवस्था को लाते हैं, ठीक ना। तो भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन में हम आपको क्या बताएं। भारत में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब यहां हिलोरे लेने लगी, कुलांचे भरने लगी, तो इनकी जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने लगी तो इनको लगा कि अगर भारत को जीता जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए क्या चाहिए? बड़े पैमाने पर सैन्य ताकत चाहिए और कंपनी को आर्थिक बल चाहिए। ये आर्थिक बल कैसे प्राप्त हो सकता है? तो झारखंड के एग्रीकल्चर क्षेत्र पर लगान लगा करके। तो लगान प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रयोग किए, लेकिन इन प्रयोगों का कोई सिस्टमेटिक फल नहीं मिला। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो एक इंग्लैंड का जमींदार था, उसे इंडिया भेजा गया। कॉर्नवालिस ने इस क्षेत्र के लगान सिस्टम को सेटल करने के लिए क्या किया? उसने अंग्रेजी सिस्टम के आधार पर एक परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम लोग जमींदारी सेटलमेंट कहते हैं, उसे 1793 में लॉन्च किया। इसके साथ उसका पार्टनर था सर जॉन शोर। जब इन दोनों ने मिलकर के इस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, तो देखो, अस्थायी बंदोबस्त से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब आई? दिक्कत तब आई जब ये प्रवृत्तियां और अगले दौर में पहुंची। जैसे 1999 में जाके 1999 में अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट में बदलाव किए और पहली बार जमींदारों को कहा कि आप भूस्वामी हैं, आप जमीन के मालिक हैं। आपको उनके ऊपर भी दबाव डाला गया कि सुनिए, आपकी भी जमींदारी परमानेंट नहीं है, नीलामी प्रथा से आप जमींदारी खरीदिए और आपको भी एक सूरज डूबने से पहले हर हाल में इतना लगान पे कर देना है। अगर नहीं करेंगे, एक दिन भी लेट करेंगे, तो 12% इंटरेस्ट रेट के साथ वसूली की जाएगी। तो जमींदारों के ऊपर भी कड़े पहरे हुए। तो जमींदारों को लगा कि हमें इस काम को करने के लिए किसानों के ऊपर बल एक प्रकार से बर्बरता तरीके से वसूली की जानी चाहिए। तो पहले तो नीलामी सिस्टम से आए थे, यानी ऊंची बोली लगा के आए थे।
ऊपर से उनको एक निश्चित तिथि तक लगान पे करना होता था। तो इन्होंने किसानों के ऊपर भयंकर अत्याचार शुरू कर दिए। यानी देखो, कुछ बातें समझने के लिए बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग बात हम तुम लोगों को बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों से हैं और ये भी उत्तर इतिहास के पन्नों में ही है। कहा जाता है कि अंग्रेजी काल में लगान की जो दरें थी, लगान से लोग क्यों घबराए या क्यों हथियार उठाने के लिए आदिवासी विवश हुए। भारतीय कल्चर में लगान देना एक शाश्वत प्रवृत्ति थी। दैट मीन्स लोग चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी लगान देते थे, लेकिन उस समय लगान की दर कितनी होती थी? 1/16, मतलब 100 किलो में 6 किलो लगान दिए जाते थे, या 1/6 हुआ बाद में। तो ये 100 केजी में लोग 16 किलो देते थे। मध्यकाल में जब मुस्लिम शासक आए तो लगान की दरें बढ़कर कितनी हो गई? 1/3। अगर एक आध ठो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को छोड़ दीजिए 1/2, तो बाकी 1/3 लगाने हैं। शेरशाह वगैरह ने भी उसी में वसूला। ठीक है, तो दूसरी चीजें आई। लेकिन अंग्रेजी काल में परमानेंट सेटल में लगान की दर 85% थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति 100 केजी लगान उत्पन्न कर रहा है तो उसे 100 केजी कृषि से उत्पादन कर रहा है तो उसे क्या किया जा रहा है? उसे 85 केजी क्या करना है? लगान पे करना है। इस दर्द को एक उदाहरण से महसूस कीजिए। ये दर्द बड़ी चुभेगा। क्यों ऐसा हुआ? तो इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण है। कहते हैं कि अंग्रेज जब भारतीय सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे, खास करके इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे जी, तो उन्होंने पहले चरण में यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को बाहर कर दिया। मतलब डच, पुर्तगाल और फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया, और ट्रेड पर उनका मोनोपोली हो गया। मतलब व्यापार पर उनका क्या होगा? एकाधिकार हो गया। जब उनका व्यापार पर एकाधिकार हो गया तो इन्होंने बंगाल की एक अच्छी प्रथा का दुरुपयोग किया। बंगाल में प्रथा कहलाती थी ददनी प्रथा। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अग्रिम पेशगी। अग्रिम पेशगी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए द्विवेदी जी अच्छा साड़ी बनाने जाते हैं बनारसी, तो इनको ऑर्डर दिया जाता था कि लीजिए 500 रुपए एडवांस, मेरे लिए इस सीजन का 10 ठो साड़ी बना दीजिएगा। तो मतलब एडवांस ऑर्डर मिलता था। ददनी प्रथा का मतलब एडवांस ऑर्डर से था। लेकिन जब अंग्रेज बंगाल की सत्ता में आए तो मान लीजिए उन लोगों ने क्या कहा द्विवेदी जी को? अगले साल आए और बोले कि लो जी 500 रुपए, मेरे लिए 5 ठो कंबल बना देना। इनका लागत मूल्य 500 रुपए था, लेकिन इनको डर था कि अगर अंग्रेज का कंबल नहीं बनाएंगे तो रात को उन्हें ले जाके इन लोग सोटेगा, जिस आजकल बंगाल में लोग सोट देते। ठीक है, तो इस डर से कंबल दे दिए। अगले साल उनका मनोबल और बढ़ गया। ठीक है, और क्या परिणाम निकला कि अगले साल द्विवेदी जी को 500 रुपए दिए गए और कहा गया कि 10 ठो कंबल बना देना। तो द्विवेदी जी को लगा कि तो हम अपना घरों बेच के नहीं बना पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? अपना चरखा को तोड़ दिया, अपना अंगूठा को लगाया मशीन में, वो कटवा लिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगले साल ऑर्डर देने आएंगे तो बोलेंगे देखिए ना, हमारा तो हथवे कट गया है, हम कैसे इसको बना के दें तो मेरा जान बच जाएगा। लेकिन वही बात है, पेट बड़ा चंडाल चीज होता है, वो कब तक मानेगा? हाथ कटवाने से होगा, अगले साल खाना क्या खाएंगे द्विवेदी जी? तो एक हम इसको बड़ा उदाहरण के तरीके से लोगों को कई बार समझाते भी हैं और इस पक्ष को रखते भी हैं कि मान लीजिए हमारे सामने स्क्रीन पर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, एक श्वेता और एक अमृता। ठीक है, ये दोनों गोतनी हैं। पहली वाली गोतनी जो है वो मांडर में रहती है और दूसरी वाली गोतनी जो है वो रांची में रहती है। रांची वाला बिजनेस से घर चलाती थी और मांडर वाली खेती से घर चलाती थी। चूंकि रांची वाले ने अपने अंगूठा कटवा लिए हैं, उनके पास अंगूठा नहीं है, तो जो श्वेता रांची में रहती है वो बोलेगी कि आप भी तो केकरो बेटा होंगे, आपका भी तो कोई गांव होगा, उतना दिन से नहीं गए, अब तो हिस्सा लीजिएगा ना, अब क्या करिएगा? तो जो रांची वाली गोतनी है उसके हम और हमारे 10 पहले से हैं। 11-12 की फैमिली उसकी रांची में थी और अब वो आ रही है मांडर। और इस मांडर में जब पहुंच रही है तो मांडर वाली का भी अपना कहानी है, उसके भी हम 2 हमारे 14 हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो 2-3 तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। अब मांडर वाली की समस्या यह है कि जब वो कमाई करती थी 100 केजी तो लगान देती थी 33 केजी और 66 केजी से उसका घर बम था, कोई दिक्कत नहीं था, रेस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब उसका बच रहा है 15 केजी, 85 केजी तो दे दिया।
और खाने के लिए 14 गो लोग पहले है और 12 गो रांची से चल के आगे 26 गो हैं। तो जब घर में अनाज था 66 किलो तो खाने वाले 14, अनाज बचा 15 किलो तो खाने वाले कितने हो गए? 26। ऐसे में दोनों के छोटे छोटे बाल बचा, काए कोई भूखे पेटे कर रहे हैं। तो किसानों की एक आदत थी कि घरों की जो सबसे अच्छी बीज होती थी ना, उसे लोग क्या करते थे, टहरी में डाल के बंद करके मिट्टी से लेप देते थे कि इसको छुएंगे नहीं, इसको बीज में डालेंगे। अब इसके पास क्या दिक्कत है, अगले साल आषाढ़ का महीना, झमाझम बारिश, लेकिन ये दोनों अपना बाल बच्चा को हरा हुसरी में गोतनी कि ऊपर वाली सतुआ खिलाई तो नीचे वाला ने कुछ और खिलाया और सब इन लोग बीज खा गए। बारिश का मौसम है, अच्छी बारिश हो रही है, खेती करने का समय है, लेकिन बीज ही नहीं है। तो बीज खरीदने के लिए दोनों गोतनी कहां जाएंगी? साहूकार के पास। साहूकार इन लोग से ठेपा पर ठेपा मरवा रहा है कि यहां मारो वहां मारो, बाद में हम भर लेंगे। पता चल रहा है कि लोग 2-3 साल में किसी का ब्याजे नहीं लौटा पाई। ब्याज नहीं लौटाई तो इनकी जमीन साहूकार के पास चली गई। तो साहूकार के पास तो जमीन है, लेकिन उसको खेती में इंटरेस्ट नहीं है, और इसको खेती में इंटरेस्ट है तो इसके पास जमीन नहीं है। ऊपर से जो थोड़ा बहुत इलाका बचा हुआ है उस पर अंग्रेजों ने इन पर व्यवसायिक खेती का प्रलोभन दे दिया कि आपको कुल जमीन में नील की खेती करनी है, आपको झारखंड के क्षेत्र में चाय उगानी है। बहुत सारे टी एरियाज उस समय जो ललगुटवा वगैरह का एरिया है और माझी का एरिया है, सब टी बागान के लिए ही चिन्हित किए गए थे और उस समय लगाए भी गए थे इधर। ठीक है, तो नील की खेती करिए। चतरा, लातेहार और उधर वाला जो एरिया था ये अफीम की खेती के लिए चुना गया कि अच्छा प्लेस है, तो उधर अफीम की खेती को बढ़ावा दिया गया। मतलब अन्न तो उत्पादित हो रहे हैं, लेकिन खाने वाले नहीं, कमाने वाले। चारों तरफ से कृषि में संकट ही संकट आएगा। ठीक है, और इस संकट का परिणाम क्या होगा? देश में भीषण अकाल। क्यों? खेत है, कोई जोतने वाला नहीं है क्योंकि उसका मालिक बदल गया है। जो खेती करना चाहता है उसके पास बीज नहीं है, खेती नहीं है, न खेत है न बीज है। ठीक है, ऐसे में पूरे तरीके से आदिवासी जो जमीन को सार्वजनिक संपत्ति समझते थे, जो जंगलों को काट करके सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर खुदकटी जमीन को विकसित किए हुए थे, ये पूरा जमीन का मालिकाना हक एक झटके में परमानेंट सेटलमेंट से खत्म हो गया। सभी जमीन के मालिक जमींदार बन गए। जो जमीन इनके पास था लगान भरने के चक्कर में साहूकार को दे डाले, और आदिवासी जो जमीनों के निर्माता थे वे रातों रात जमीन विहीन हो गए। इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में थोड़ा और आगे कहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज लोग बार बार बात बोलते थे कि हमरा पर ब्लेम काहे करते हैं, इंडिया में हमरा आने से अकाल पड़ा है, आप लोग यहाँ जन्मे से अकाल पड़ता था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अकाल पड़ा था तो साउथ इंडिया भाग गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अकाल पड़ा था तो दीवान अमीर को ही खोले थे। शाहजहां तो ताजमहल बनाते समय अकाल देखा था। पीटर मुंडी ने कहा कि लाखों लोग सड़कों पर पड़े हुए थे। तो हमारे टाइम में अकाल पड़ता है तो हम लोग यहाँ पर ब्लेम काहे करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका उत्तर दिया, हमारे देश में अकाल पड़ते थे लेकिन 50 साल में एक बार, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ 50 साल में 50 अकाल पड़ रहे हैं। इसीलिए ये अकाल आपकी विरासत है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक लाइन और आगे बोला कि यही बात नहीं रुकी, बात रुकी कि लोग परिवार नियोजन के प्रति सजग नहीं थे। 14 के बाद जो बाकी लोग बचे हुए थे वे लोगों ने 15वां का नंबर लगा लिया। ये महिलाएं जो 15वें बच्चे को जन्म देने के लिए गई, इनके पास खाने के अन्न नहीं थे, तो बेटा जो पैदा हुआ वो कुपोषित बेटा पैदा हुआ, और कुपोषित बच्चा काम करने के ही लायक नहीं था। यानी भारत का अस्थायी श्रम बल ही नष्ट हो गया अंग्रेजों के काल में। केवल गरीबी और महंगाई और अकाल नहीं आई, उसने मानव की शारीरिक क्षमता को भी छीन कर दिया। इतना वो कठोर इसके आलोचक थे। खैर, ये बात इसीलिए लाई गई कि भू राजस्व में बदलाव होने से क्या हुआ, आदिवासियों की जमीन छीन गई। आप एक लाइन पढ़ करके अपने कलेजा को ठंडक दे सकते हैं और दोनों गोतनियां कॉपी पर दिमाग लगा सकती हैं, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा होगा कि चुन लेते हैं हम लोग का नाम और पड़ जाते हैं पीछे पीछे। लेकिन कोई बात नहीं, किसी का नाम तो बदनाम होकर अगर सृजन हो रहा है तो फायदा ले लेना चाहिए। अब देखो, यहां पर आदिवासियों की परंपरागत शासन व्यवस्था खत्म, उनकी जमीन खत्म, और उनके आग अगल बगल में गिद्ध टाइप के मंडरा रहे कौन, दिकू। इन सबके बीच में आदिवासियों के पास एक आसरा था। क्या आसरा था? कि जमीन चल गई कोई बात नहीं, जंगल तो है,
महुआ चुनेंगे, महुआ खाएंगे, कटहल खाएंगे, आम खाएंगे, अमरूद खाएंगे, बांस के कोपल का अचार डालेंगे, जंगल का लकड़ी लाएंगे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो भी जीवन हम लोग का चक चक रहेगा। कुछ शिकार ले आएंगे और आजीविका चलेगी। लेकिन अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि उस जंगल पर भी चली गई और अंग्रेजों ने 1878 के बाद कई वन कानून पारित किए और इन वन कानूनों का एक ही उद्देश्य था कि कोई भी आदिवासी बिना अंग्रेजी इजाजत के जंगल के उत्पाद का उपभोग नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां तक कि वो ईंधन के लिए लकड़ियों को काट करके भी नहीं ला सकता है। तब खेल पूरी तरह बिगड़ गया। कहते हैं कि अब आदिवासी क्या करें जी, जंगल भी गया, जमीन भी गए, अपने भी गए, बाहरी भी आए। ठीक, तो बचा था उनके पास एक आसरा कि हम लोग ऐसा करेंगे, मजदूरी करेंगे और पेट पालेंगे। लेकिन इसी दौरान दो प्रथाओं ने दो तरफ के समाज को हिला करके रख दिया। कहते हैं कि संथाल परगना में रेलवे ट्रैक निर्माण का काल शुरू हुआ 1850 के बाद। भागलपुर से रानीगंज के बीच में जो रेलवे ट्रैक बिछाए जाते थे, तो झारखंड की भूमि चूंकि ऊंचावच भूमि थी, ऊपर नीचे की भूमि थी, तो इस भूमि में बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत पड़ती थी उसे समतलीकरण करने के लिए। तो इस काम में संथालों को लगाया गया और कहा गया कि देखो, इसका मजदूरी नहीं मिलेगा, इस समझो कि तुम लोग सरकार का समाज सेवा कर रहे हो, एनएसएस वाला ड्यूटी लगल है। तो यानी रेलवे ट्रैक में काम करने वाले संथाली मजदूरों के मजदूरी मिलने बंद हो गए। इधर छोटानागपुर वाला जो इलाका था, इधर क्या हुआ जी, मजदूर का काम करने वाले जो भी मजदूर आए उनको ठेपाधारी माल के बंधुआ मजदूर बना दिया गया और वे घरों के नौकर चाकर दास के रूप में रहने लगे। ठीक, यानी कहो तो बैठ बेगारी सिस्टम आने, बंधुआ मजदूरी की प्रथा आने और बेगारी के आने से क्या हुआ कि आदिवासी समाज के लोग या सदानी समाज के लोग दास बन गए। पहले वे क्या बने थे जी, मालिक थे जमीन के, बाद में क्या बने, मजदूर बने, और मजदूर के बाद उनकी हालत क्या हो गई, दास बन गए। जब वे दास की स्थिति में आ गए तो अक्सर कई चीजें आप सुनते हैं कि इनके घरों के महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार बढ़े। हम लोगों को याद है कोल विद्रोह क्यों हुआ था, सिंध राय मानकी की दो बहनों के साथ बलात्कार और सुरगा मुंडा के पत्नी के साथ बलात्कार, वही तो विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो ये घटनाएं भी सामने आने लगी। इन सब के बीच में एक बात की चर्चा और है, मतलब जमीन गया, रोजगार गया, ठीक है, जंगल गए, शोषण का दुष्चक्र शुरू हुआ, रही सही आत्मा बसती है लोगों की धर्म में और वो धर्म पर भी करारा हमला हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं चार्टर एक्ट 1813 में प्रोविजन किया गया था जिसमें कहा गया था कि विश्व की कोई भी ईसाई मिशनरी भारत आ सकती है और भारत में धर्म प्रचार का काम कर सकती है और ब्रिटिश सत्ता उसे हर प्रकार से संरक्षण देने का काम कर सकती है। ऐसा ही हुआ। तो इस समस्या के सॉल्यूशन को खोजने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने देखा, सर इसको ऐसे समझिए, इस घोषणा के बाद 1845 में झारखंड में सबसे पहले कौन मिशन आया, जर्मनी का गॉसनर मिशन आया। उसने रांची में एक बेथे सदा खोला और इसी बेथे सदा के जरिए 4 लोग, नवीन, घूरन, बंधु जो लोग थे, उन चारों को क्रिश्चियन बनाया। उसके बाद तो यहां क्रिश्चियन मिशनरियों की एक प्रकार से बाढ़ आ गई। उसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन, एसपीजी मिशन, द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं संथाल मिशन, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, 7 डेज वाला मिशन था वो, इस प्रकार के कई मिशन झारखंड पहुंचे और ये सभी मिशन आदिवासियों को ईसाईकरण करने में लिप्त हो गए। कहते हैं कि इस ईसाईकरण के खिलाफ ही झारखंड में सबसे अधिक विद्रोह हुए। यानी इस चरण में लोगों को प्रेरणा मिली कि अपने धर्म को बचाना है, सरना को, तो थोड़ा सुनियोजित काम करना हो। इसीलिए इस काल में खरवार आंदोलन, इस काल में हरि बाबा आंदोलन, इस काल में बिरसा मुंडा का आंदोलन और इस काल में टाना भगत आंदोलन हुए। यानी अगर झारखंड के
पहले चरण के तमाम विद्रोह का कारण स्थानीय राजवंशों को हटाना था, तो अंतिम चरण के सभी विद्रोह का कारण अब सरना संस्कृति को ईसाइयों से बचाना था। ठीक है ना। और बीच वाले काल में अत्याचार के कारण कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह की सिचुएशन को हम लोगों ने और संथाल विद्रोह के सिचुएशन को हम लोगों ने देखा। तो बीच वाले विद्रोह शोषण से प्रभावित हैं, शुरू वाले विद्रोह राज सत्ता के प्रति निष्ठा से प्रभावित हैं, और अंत वाले विद्रोह अपने संस्कृति की रक्षा से प्रभावित हैं। कॉन्सेप्ट गया? ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट गया तो अब आ जाइए आप नोट्स के ऊपर, जो आपका फेवरेट क्षेत्र होता है और जिसके लिए आपकी सांसें अटकी हुई रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर नोट्स वाला लिखाना और बताना भूल जाए, बल्कि मत समझाइए पढ़ाइए, लेकिन नोट्स जरूर भेज दीजिएगा। यही ना होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका देखो, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 1767 में सिंहभूम के रास्ते हुआ, जिसके बाद अंग्रेजी विजय का मार्ग प्रशस्त होने लगा। कोल्हान क्षेत्र में कैप्टन फोर्बिस, फर्ग्यूसन, मेजर रफसेज, चार्ल्स फिलिकिंस जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने अंग्रेजों के लिए विजय अभियान संचालित कर इसे कंपनी के अधीन किया। जबकि पलामू क्षेत्र में आक्रमण की शुरुआत 1770 में जैकब कैमक ने की। ठीक है। कैमक के द्वारा पलामू, छोटा नागपुर, रामगढ़, हजारीबाग का क्षेत्र विजित कर कंपनी साम्राज्य के अधीन किया गया। झारखंड विजय के उपरांत अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में देसी राजाओं को अपदस्थ किया, मतलब पद से हटाया। फिर इस क्षेत्र में जमींदारी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया। ठीक। इस क्षेत्र में कई प्रशासनिक बदलाव किए गए। परिणामतः झारखंड में कई आर्थिक संकट उत्पन्न हुए। परंपरागत आदिवासी शासन व्यवस्था महत्वहीन हो गई। जंगल कानून में स्थानीय लोगों को सड़क पर मजदूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। 1850 के दशक के बाद जब भारत में रेलवेकरण की प्रक्रिया तेज हुई तो बंधुआ मजदूरी का प्रचलन हुआ, जिसके बाद आदिवासियों के पास संघर्ष के अलावे सभी रास्ते बंद हो गए। रही सही कसर तीव्र गति से चल रहे धर्मांतरण और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार ने पूरे कर दिए, जिसके बाद स्थानीय लोग हथियार उठाने के लिए विवश हुए। ठीक। देखो, भूमिका में जितना बात हम बताए थे 10 लाइन में आ गया सब। ठीक है। यानी जब विद्रोह के कारण बताना होता है तो पूरा चीज को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, भूमिका में ही क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है। कि वे कौन से कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। हम उन कारकों का बारी बारी अध्ययन करेंगे, लेकिन उसको एक साथ पटल पर ला करके छोड़ देंगे। तो यहां सारा बात समेटा गया। जो बातें हम इतने देर में बोले थे, ये 10 लाइन में आपका एंट्री हो गई। कहते हैं कि जिसे ही जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारणों को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला, स्थानीय राजवंश में सत्ता का हस्तांतरण। कहते हैं कि देसी रियासतों से सत्ता छीना जाना भारत में अंग्रेजी राज्य का एक मूल उद्देश्य था कि स्थानीय जनता से अधिकतम राजस्व की उगाही की जाए, ताकि भारत में एक अंग्रेजी अधिराज्य की आधारशिला रखी जा सके। मतलब भारत में अगर अंग्रेजी राज्य को मजबूत बनाना है तो उसके लिए अधिकतम लगान एवं राजस्व हासिल किया जाए, ये इसका लक्ष्य होता था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने एक सुनियोजित नीति के तहत झारखंडी स्थानीय राजाओं पर कई हमले किए। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजों ने चित्रजीत राय को पराजित कर गोपाल राय को राजा बनाया। इस क्षेत्र की मालगुजारी दुगनी कर दी। रामगढ़ क्षेत्र में मुकुंद सिंह को हटाकर तेज सिंह को राजा बनाया गया और मालगुजारी की राशि 30,000 रुपए कर दी गई। घाटशिला के राजा जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढाल को राजा बनाया गया और लगान की राशि 5500 रुपए सालाना कर दी गई। इसी प्रकार छोटनागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह के साथ सतबरवा की संधि से वार्षिक लगान 12,000 रुपए कर दिया गया। जो हम आपको बताए थे ना कि कौन कौन देसी राजा को हटा के कौन लाए गए और किसके थ्रू कितना रुपए की वसूली की गई, तो उसका एक विवरण हम लोगों को यहां मिल गया। उद्देश्य साफ था कि झारखंड क्षेत्र की सत्ता
अपने हाथों में न ली जाए, परंतु इस क्षेत्र से अधिकतम धन की उगाही की जा सके। इसी पर्पज से काम किया गया। इन बदलावों के कारण जगन्नाथ ढाल, मुकुंद सिंह, चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम ढाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। मतलब प्रथम चरण में जनजातीय विद्रोह का जो बात रहा जी, उस जनजातीय विद्रोह का मूल कारण क्या था? स्थानीय राजाओं को पदों से हटाना। चूंकि ये स्थानीय राजा अपने लोकल लोगों में काफी लोकप्रिय थे, अतः जनता इनके साथ खड़ी हुई और इनको एक प्रकार से विद्रोह की गतिविधियों में अपना समर्थन प्रदान किया। यही बात इसके मूल में है। तो पहला पॉइंट हम लोग डील कर लिए। दूसरा पॉइंट, परंपरागत आदिवासी शासन व्यवस्था की समाप्ति होना, यही ना दूसरा कारण था। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, देख लीजिए। अंग्रेजों ने झारखंड विजय के उपरांत बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी प्रशासनिक एकीकरण किया। इस क्षेत्र में भी सिविल सेवकों की नियुक्ति की गई, थाना प्रणाली को लागू किया गया, मुंसिफ अदालतें स्थापित की गई। परिणामतः जमीन, संपत्ति, आपसी झगड़ों से जुड़े विवादों का निपटारा अदालतों के माध्यम से होने लगे। स्मरणीय है कि झारखंड के जनजातीय समाज की अपनी एक स्वतंत्र एवं परंपरागत शासन व्यवस्था पहले से मौजूद थी, जिसे मुंडामान की नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, माझी परगनैत व्यवस्था, ढोकलो सोहर व्यवस्था, बाला पंचायत आदि के नाम से जाना जाता था। ठीक ना, इसी नाम से हम उसे संबोधित करके बुलाते थे। ये व्यवस्था एकीकृत इकाइयों में बटी हुई थी और ग्रामीण विवादों का निपटारा करने का कार्य करती थी। इनके पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के समाज से जुड़े हुए अधिकार होते थे। अंग्रेजी व्यवस्था लागू होने से ये पूरी व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई और संपूर्ण आदिवासी समाज खुद को ठगा ठगा महसूस करने लगा। इन्हीं बुद्धिजीवों के आह्वान पर आगे चलकर सभी विद्रोहों को दशा दी गई। हम हमेशा बोलते हैं कि जो किसी भी समाज का जो अपर या मिडिल क्लास होता है जी, खास करके जो मिडिल क्लास होता है, वही व्यवस्था बदलने के लिए बेचैन होता है। बाकी लोग व्यवस्था नहीं बदलते हैं। और जो उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, किसी भी समाज का परसेप्शन भी वही तय करता है। ये दोनों चीजें नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं। वर्तमान समय में अगर भारत में मोदी युग चल रहा है, तो मोदी युग में मोदी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? समाज के बुद्धिजीवियों का, उनको मिलने वाला समर्थन, मीडिया का मिलने वाला समर्थन। क्योंकि परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? वही क्षेत्र क्रिएट करता है। बदलाव की अपेक्षा कौन रखता है? मिडिल क्लास रखता है। तो जब वो किसी के बारे में सोचे तो हमेशा चीज आती है। इसको एक और उदाहरण से हम बता सकते हैं। पिछली बार रघुवर सरकार को गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या था? पारा टीचरों की पिटाई। चाहे जो भी, सरकार इस बात को भूल गई। उनके लिए लगा कि पारा बहुत छोटी चीज है, लेकिन गांव का बुद्धिजीवी वर्ग कौन है? वही शिक्षक समुदाय ने है। ठीक है, अगर शिक्षक समाज ही आपका एक नैरेटिव सेट कर दे कि आपकी सिस्टम प्रॉपर नहीं काम कर रही है, तो उस परसेप्शन को बदलने के लिए लाखों कार्यकर्ता गांव में घूमेंगे तो भी वो जल्दी नहीं बदल सकता है। इसी प्रकार अगर यहां ट्राइबल समाज में पाहन, मुंडा, मानकी अगर असंतुष्ट हैं, तो ये जनजातीय समाज को बदलने और दिशा देने में सक्षम थे। और उन्हीं के द्वारा जो अपील की गई, उन्हीं के द्वारा जो मास अपील की गई, उसी का रिजल्ट ये निकला कि आगे चल के विद्रोह जो हुए इस क्षेत्र में जी, वो दीर्घकालिक विद्रोह हुए। एक विद्रोह 50 साल, 60 साल, 70 साल तक चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल विद्रोह है, बड़ा सुनियोजित तरीके से क्रम बाई क्रम, मतलब देखते हैं ना, तमाड़ विद्रोह 7 चरण, मुद्रा विद्रोह 8 चरण से हो करके गुजरता है। इस स्थिति का हम लोगों ने इस दौर में सामना किया। आइए अब इस चीज को समझिए। तो विद्रोह के कारण में एक बड़ा कारण था कि आपने परंपरागत शासन व्यवस्था को खत्म किया। इसका एक इंपैक्ट क्या हुआ कि परंपरागत शासन व्यवस्था के खत्म होने के कारण जो है, जो उस क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों थे, उनके दिल में अस्थायी असंतोष उत्पन्न हुआ। परमानेंट एक प्रकार का डिसऑर्डर उत्पन्न हुआ, जो वो बार बार लोगों के बीच में अपील करते रहे।
ठीक है, तो यहां से आगे बढ़िए और क्या चीजें आती हैं इसको देखिए। तीसरा पॉइंट जो शायद इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक ना, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था में होने वाला बदलाव या आदिवासियों के परंपरागत जमीन का लूट जाना, छीन जाना। कैसे इसको लिखेंगे देख लो। भौगोलिक दृष्टि से झारखंड एक जंगल प्रदेश था, परंतु 6000 बीसी में, देखो हमेशा बोलते हैं लाइन छोटा है लेकिन एग्जामिनर जो होता है ना उसको समझ में आता है कि आप उत्तर को कहां से ला रहे हो। मतलब हमको तो चर्चा छीनने थे कि जमीन क्यों छीनाया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि झारखंड की पहले भौगोलिक स्थिति जानिए कि उसका जियोग्राफिकल स्टेटस क्या है, ठीक है, क्योंकि एक गड़बड़ी इसमें भी हुई है। क्यों जानते हैं, जो लोग बिहार के लगान दर देखे ना वही लगान वाला रेट रांची का भी तय हुआ, जबकि भूमि के दृष्टिकोण से बिहार की उत्पादकता फर्टिलिटी रेट और झारखंड की फर्टिलिटी रेट में धरती आसमान का अंतर था। तो भौगोलिक समझ के आधार पर भी लगान का निर्धारण होना चाहिए, यह भी एक इसका कारण है। 600 बीसी में मुंडा जनजाति इस क्षेत्र में प्रवेश की और जंगलों को काट करके खुटगटी भूमि विकसित की, जिस पर ग्रामीण बस्तियां एवं कृषि भूमि विकसित हुए। भूमि सार्वजनिक संपत्ति मानी गई और इसके विक्रय पर पूरी तरह रोक था, कोई बेच नहीं सकता था। आगे चलकर खुटकुटी भूमि पर लगान वसूली की प्रक्रिया आरंभ हुई, लेकिन यह लगान स्वैच्छिक चंदा था जी। मतलब लोग मुंडा को अगर चाहते तो स्वैच्छिक अपने इच्छा से कुछ राशि वगैरह देते थे या उसे भेंट करते थे। पहली बार दुर्जन शाह जब मुगल काल में राजा बना तो इसने झारखंड में मुगलों को लगान देने हेतु सामंती भू व्यवस्था लागू की दुर्जन साल के पीरियड में, जिसे जागीरदारी व्यवस्था का नाम दिया गया। इस दौर में लगान वसूली के कार्य करने हेतु मुंडा मानकी की जगह अब जागीरदार की नियुक्ति होने लगी, परंतु अंग्रेजी शासनकाल में ग्रामीण आर्थिक संरचना पूरी तरह बदल गई। मतलब प्राचीन और मध्यकाल में मुंडा मानकी की इज्जत बची रही, वे सक्षम थे, वे समाज में प्रभावशाली थे, उनके पास सभी विकल्प मौजूद थे। केवल अंतर इतना आया था मध्यकाल में कि लगान की वसूली करने के लिए जागीरदार नियुक्त होने लगे थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आघात नहीं पहुंचा था। यहां प्रतिष्ठा पर चोट होगी, क्या होगा देखिए। बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य, ठीक है, की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने लगान व्यवस्था में व्यापक प्रयोग किए, जिसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर ने बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके तहत नीलामी प्रथा द्वारा जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। जमींदार निर्धारित लगान की वसूली स्थानीय लोगों से करते और कंपनी सरकार को एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पहले भुगतान करते। जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ यह भी अधिकार दिया गया कि यदि कोई रैयत लगान देने में आनाकानी करे या मना करे तो जमींदार उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, उसके जानवर को जब्त कर सकता है, उसके हथियार औजार को जब्त कर सकता है और जब चाहे तब नीलाम कर सकता है। साथ ही वह क्या कर सकता है, भूमि से बेदखल भी कर सकता है, हटा भी सकता है। इस व्यवस्था के कारण राज्य में भूमि अपहरित होने लगी, मतलब बैठे बैठे चोरी होने लगी, लगान में बेतहाशा वृद्धि होने लगी, जमीन के मालिकाना हक बदल गए, कृषकों को कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाने लगा। अपनी जमींदारी बचाने के लिए जमींदारों ने किसानों के ऊपर भयंकर जुर्म किए। परिणामतः अंग्रेजों के खिलाफ तो विद्रोह हुए ही, स्थानीय जमींदार भी लगातार विद्रोह का सामना करना पड़ा। जनजातीय विद्रोह का इस सर्वाधिक प्रमुख कारणों में से एक कारण है। देखिए भाषा को कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, ये मेरी भाषा है, उसी प्रकार आप भी इन चीजों को रखें। कहीं से लय टूट रहा है, जो बोल रहे हैं वो चल रहे हैं, यानी एकदम माइंड सेट है कि हमको चर्चा इतना ही करना है, इसी पॉइंट के ऊपर करना है और यही धुन तुम लोग को पकड़ना है, ठीक है। कोई बात बोलो तक इसमें रिपीट हो रहा हो, 3 पैराग्राफ हम बदले, एक भी बात कहीं भी रिपीट किया गया हो, नहीं किया गया है। और एकदम लैंग्वेज भी सरल है, लग रहा है कि उपन्यास पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे इतना जटिल मुद्दा
कि जमींदार को क्या अधिकार है, जमींदार को शब्द बढ़ते चले गए, मीनिंग निकलते चली गई। यहीं से पढ़ो। इसके तहत नीलामी प्रथा द्वारा जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया। ठीक, जमींदार निर्धारित लगान की वसूली स्थानीय लोगों से करते एवं कंपनी सरकार को एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पहले लगान का भुगतान करते। जमींदारों की लगान वसूली के साथ साथ यह भी अधिकार दिया गया कि कोई रैयत लगान देने में आनाकानी करे तो जमींदार उसकी संपत्ति, जानवर, औजार नीलाम कर दे, उसे भूमि से बेदखल कर दे। इस व्यवस्था के कारण राज्य में भूमि अपहरित होने लगी, लगान दर बढ़ने लगी, जमीन का मालिकाना हक बदलने लगे, कृषकों पर अत्याचार बढ़ गए। ठीक है, जमींदारों ने अपनी जमींदारी बचाने के लिए, क्योंकि जमींदार को भी एक सर्टेन तिथि को लगान देना था, तो अपनी जमींदारी बचाने के लिए उन्होंने किसानों के ऊपर जुर्म की बौछार कर दी। परिणाम तो अंग्रेजों के खिलाफ तो विद्रोह हुआ ही। नीलांबर मिश्रा हों, पलामू के राजा हों, सभी लोकल राजाओं के खिलाफ भी भयंकर विद्रोह और असंतोष उत्पन्न हो गए। और वैसे तो विद्रोह के हमने 8 कारण बताए हैं, लेकिन विद्रोह के सभी कारणों में सबसे प्रधान कारण कौन है? तो इसी कारण को लोग मानते हैं। ठीक है, उस तरीके से इसे परिभाषित करने की जरूरत है। अब देखिए आगे, जंगल के उत्पादों पर रोक, जंगल उत्पाद के प्रयोग पर रोक। कहते हैं कि अंग्रेज या कंपनी शासन झारखंड के क्षेत्र को प्रेजेंट फुटिंग यानी ऊंची संपदा वाले लोग कहते थे। झारखंड कैसा जगह है जी? प्रेजेंट फुटिंग है, मतलब ये ऊंची संपदा वाला जगह है। इस क्षेत्र में अधिकतम धन उगाही की लालसा से लगान बंदोबस्त के अलावे कई अन्य नियम भी लागू हुए। 1878 में जंगल कानून निर्मित किए गए। इस कानून के तहत आदिवासियों द्वारा जंगल से प्राप्त वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबंधित कर दिया गया। यहां तक कि ईंधन के लिए लकड़ियों को जमा करने व बेचने पर भी रोक लगाई गई। जनजातीय समाज अपनी जीवन की अधिकांश जरूरतों के लिए जंगली उत्पाद पर ही निर्भर था। जंगल कानून द्वारा इन अधिकारों के छीने जाने के बाद पहले से ही खराब उनकी आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई। शब्द को उठाया कैसे जाता है, मतलब देखो वहां पर बहुत मायने रखता है। सब चीज को समझोगे तो ज्यादा बेटर। ठीक है, बदतर हो गई। आगे चलकर अंग्रेजों ने स्थानीय पेय पदार्थ हड़िया के ऊपर पुतचई कर लगा दिया, तो जनजातीय समाज इसे धर्म पर हमला समझा और समय समय पर विद्रोह करने की शुरुआत कर दी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? देखो, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का कार्य। अगला पॉइंट यही नहीं है, इसका विश्लेषण कैसे करना है? तो कहते हैं ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का कार्य। दरअसल चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह प्रावधान किया कि भारत में किसी भी देश की ईसाई मिशनरियां जा सकती हैं और धर्म प्रचार का काम कर सकती हैं। इस घोषणा के बाद 1845 में पहली बार जर्मनी के गॉसनर मिशन रांची में प्रवेश की। बेथेसदा केंद्र, जिसे हम क्या कहते हैं जी, दया घर, ठीक है, स्थापित की। और इसी के छाया तले केशव, नवीन, घूरन और बंधु नामक 4 जो कबीरपंथी थे उनको ईसाई धर्म में दीक्षित किया। पिक्चर शुरू। इसके बाद 1869 में एसपीजी मिशन, 1869 में ही रोमन कैथोलिक मिशन, 1871 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, जिसे हम संथाल मिशन के नाम से भी जानते हैं। 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन जैसी संस्थाएं सक्रिय हो गई और भोले भोले आदिवासी जनता को ईसाई बनाने के कार्य में काम धड़ल्ले से चलने लग गया। कहते हैं इस हालात में शरणा संस्कृति का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। परिणामतः आदिवासी समाज कई सुनियोजित विद्रोह हुए। 1874 में भागीरथ माझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन, दूका हो के नेतृत्व में हरि बाबा आंदोलन, 1858 से 95 तक छोटनागपुर में सरदारी आंदोलन, लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में सफा होड़ आंदोलन, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान और जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन में हम इसकी झलक देख सकते हैं। ये सभी आंदोलन का आरंभ समाज सुधार के रूप में हुआ, जिसका उद्देश्य संस्कृति को बचाना था। बाद में ये विद्रोह हिंसक और प्रतिशोधात्मक हो गए।
कितना सटीक व्याख्या है, एक बात कहीं रिपीट नहीं है, और उत्तर को एकदम कहीं हिलने नहीं दिया गया। कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा ही नहीं हम यहां से छोड़ें, हम वहां से आगे बढ़ते। कनेक्टिंग चीजें हैं। सोचो इतिहास में 1800 चार्टर एक्ट 1813 से लिए हैं कि घोषणा हुई, पहली ईसाई मिशनरी को प्रवेश दिया गया, मुख्य ईसाई मिशनरियों की चर्चा की गई, प्रथम दीक्षा की चर्चा की गई, ठीक है, और तब जाकर के इसके खिलाफ रिएक्शन की चर्चा की गई, ठीक है। तो सारे आंदोलन इसी भावना से प्रेरित हैं। अब जब हम यहां से आगे निकलते हैं तो क्या आता है, देखो, बेगारी एवं यौन अत्याचार के बढ़ते मामले, बेगारी एवं यौन अत्याचार के बढ़ते मामले। 1850 तक झारखंड का जनजातीय समाज अपनी परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था को खो चुका था। ऐसा कहा जाता है वह भूमि से बेदखल भी हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति गंभीर संकट के दौर से गुजर रही थी और अपनी आजीविका के लिए मजदूरी पर आश्रित था। परंतु संथाल परगना में भागलपुर से रानीगंज रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जब स्थानीय संतालों से बेगारी कराई जाने लगी, छोटनागपुर क्षेत्र में दीकू समाज द्वारा बंधुआ मजदूरी और बेठ बेगारी स्थापित होने लगी, तो आदिवासियों का जीवन ही संकट में पड़ गया। घरेलू कार्यों में नियुक्ता होने के बाद महिलाओं पर यौन अपराध के मामले बढ़ गए। यत्र तत्र स्थानों से ऐसी शिकायतें आने लगी जिसका उदाहरण कोल विद्रोह में देखने को मिलता है। सिंध राय की 2 बहनों का सील भंग होना और सुगना मुंडा की पत्नी का बलात्कार होना और उसके बाद कोल विद्रोह का शंखनाद होना, आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं कि किस प्रकार घटनाएं घटित हुई। ठीक है, तो अब हम लोग के सभी कारण खत्म हो गए हैं। तो लास्ट कारण क्या है, मूल्यांकन। वस्तुतः कहा जा सकता है कि झारखंड के जनजातीय समाज सर्वप्रथम अपने रियासतदारों को खोया। किसको खोया जी? अपने रियासतदारों को खोया। फिर उसकी परंपरागत शासन व्यवस्था समाप्त हुई। अस्थायी बंदोबस्त ने उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। जंगली कानून ने उनके भोजन पर संकट उत्पन्न किया, जबकि बैठ बेगाड़ी प्रथा ने उन्हें दास बना दिया। इसके बाद जमींदार, साहूकार, मारवाड़ी, वकील, थाना, पुलिस कर्मचारियों के संयुक्त गठजोड़, जिसे ये दीकू कह करके संबोधित करते थे, नाना प्रकार के अत्याचार एवं शोषण ने इन्हें सशस्त्र विद्रोह, हथियार के साथ विद्रोह, रक्त रंजित विद्रोह, खून से सना हुआ विद्रोह के जरिए अबुआ राज्य को स्थापित करने के लिए मजबूर और विवश कर दिया। ठीक है, तब जाकर के ये उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, कि इस विद्रोह के कारण क्या थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पतंजलि आईएएस एकेडमी का ये सुनियोजित नोट्स प्राप्त हो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप पतंजलि आईएएस एकेडमी का नोट्स भी खरीद सकते हैं, जो यहां नंबर दिए गए हैं। और दूसरी बात कि अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो लाइव सेशन का क्लास का ही अंग है, तो आप इससे भी ले सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर खरीदना चाहते हैं तो इसके भी विकल्प आपके पास मौजूद है, आप इसे चुन सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगले दिन कुछ और बातों के साथ मिलेंगे।